आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, जिन्हें पहले पूरे देश में हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र व अति शूद्रों के नाम से जाना जाता था। शूद्र का मतलब ओबीसी और अति शूद्रों का मतलब दलित व आदिवासी, इनके नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी तो अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान ये सभी लोग, दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग उस समय डबल गुलाम थे, एक अंग्रेजों के और दूसरा हिंदुत्ववादी लोगों के। जात पात व ऊंच नीच की वजह से ये लोग जिंदगी के हर पहलू में गुलाम व लाचार बने हुए थे। इनको ना पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना वोट डालने का अधिकार था, ना व्यवसाय करने का अधिकार था। और इन लोगों को, जो शूद्र और अति शूद्र हैं, तो इनका एक ही काम था, गुलामी करना। जो हिंदू धर्म में जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी गुलामी करना, एक ही इनका काम था, SC, ST, OBC वर्गों के लोगों का। और छुआछात बहुत ज़्यादा थी। और इतना ही नहीं, ये जो SC, ST वर्गों के लोग हैं, जिनको पहले शूद्र और अति शूद्र के नाम से जाना जाता था, तो ये लोग जो शूद्र थे, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, तो उनके घरों में गुलामी करते थे। जो अति शूद्र वर्ग के लोग हैं, ये बाहर इनकी गुलामी करते थे। और इसके बदले में जो भी कुछ वो दे दे, दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, उसे ये लोग स्वीकार करते थे। मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने का इनको अवसर प्राप्त नहीं था। गुलाम और लाचार बने हुए थे। जानवरों से भी बदतर जिंदगी ये लोग व्यतीत करते थे। और इतना ही नहीं, इस हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था के तहत अंग्रेजों की हुकूमत से पहले ही इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, जिनको आज हम दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्गों के नाम से जानते हैं। इनकी हिंदुत्ववादी वर्ण व्यवस्था के तहत इतनी ज़्यादा हालत खराब थी दलितों की, आदिवासियों की, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, कि इनके नज़दीक कोई नहीं फटकता था। छुआछात बहुत ज़्यादा थी, गैर बराबरी थी, जात पात बड़े पैमाने पर व्याप्त था, जिसकी वजह से ये जो शूद्र हैं, शूद्र और अति शूद्र, दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अंग्रेजों की हुकूमत से पहले ही बड़ी तादाद में अपने देश के अंदर तो इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए। हिंदुत्ववादी जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी के आधार पर बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से इनको छुआछात, जात पात का शिकार होना पड़ता था, तो उससे दुखी होकर तो इनमें से जो पूर्व में शूद्र और अति शूद्र कहलाते थे, इन्होंने फिर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कर लिया। छुआछात की वजह से धर्म परिवर्तन कर लिया और बड़े पैमाने पर फिर ये लोग दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से बड़े पैमाने पर फिर ये लोग सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध बन गए। और आज पूरे भारत देश के अंदर तो जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और जो बौद्ध लोग हैं, तो इनमें से 90% लोग कन्वर्टेड लोग हैं। जो पहले हिंदू धर्म में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जाने जाते थे, शूद्र और अति शूद्र थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसीलिए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने जब बामसेब बनाया, DS4 बनाया और 14 अप्रैल, आज के ही दिन 14 अप्रैल सन 1984 को BSP का गठन किया,
तो जब इन्होंने तो इस मूवमेंट को खड़ा किया, मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर इनको भी साथ लेने का फैसला लिया। और इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश का संविधान बनाया, हिंदुत्व के आधार पर नहीं बल्कि इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं उनको ध्यान में रखकर भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया। उन्होंने हिंदुत्व के आधार पर भारत का संविधान नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, जो शूद्र और अति शूद्र थे, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे, तो जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनकी हिंदू वर्ण व्यवस्था के तहत हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा खराब हालत बनी रही। और ये लोग शिक्षा, व्यवसाय व जमींदारी हर मामले में इनको अधिकारों से वंचित रखा गया, जिनको लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। ये डबल गुलाम थे, एक तो अंग्रेजों के गुलाम थे और दूसरे जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था, उसके ये गुलाम थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे कठिन दौर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, काफी संघर्ष करना पड़ा। और अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कुछ हद तक पढ़ने का मौका मिला। और उस समय जो रियासतें थी जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती थी, उन्होंने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी मदद की, जिसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आप को इतना तैयार किया। और जब वो पढ़ लिख कर तैयार हो गए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचा कि अब मुझे केवल अपना परिवार बनाने के लिए नहीं, अपने लिए धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ मैंने संघर्ष के बाद हासिल किया है, तालीम ली है, अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है और वो आज भी बड़े पैमाने पर छुआछूत के और जात पात के वो शिकार हैं, ऐसे लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको हक और हकूक दिलाने के लिए बाबा साहब ने सोचा मुझे संघर्ष करना चाहिए, मुझे उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों को ये कहा कि इस देश के अंदर बड़ी तादाद में शूद्र और अति शूद्र रहते हैं, जिनको आज SC ST OBC के नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहब ने ये कहा आप भारत को छोड़े, उससे पहले ही आप लोगों को इनके लिए कुछ अधिकारों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये शूद्र और अति शूद्र क्या होता है, ये तो कोई जाति नहीं है। आप जो शूद्र और अति शूद्र की बात कर रहे हैं, हम कैसे इनकी पहचान कर पाएंगे, ये शूद्र और अति शूद्र है। तो अंग्रेजों ने कहा जब इनकी पहचान ही नहीं होगी तो फिर हम इनको कैसे अधिकार दिला पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप पहले इसकी पहचान कर लीजिए। जो शूद्र और अति शूद्र है हिंदू धर्म में, जो वर्ण व्यवस्था के शिकार है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आग्रह पर फिर अंग्रेजों ने शूद्रों और अति शूद्रों की पहचान के लिए पूरे देश के अंदर सन 1928 में एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी खुद मेंबर थे। लेकिन जब शूद्रों और अति शूद्रों की जांच हो रही थी तो उस समय भी जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे तो उनको ये लगा यदि जांच कमेटी में ज्यादा शूद्रों और अति शूद्रों ने अपना नाम दर्ज करा दिया, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और जब इनको कानूनी अधिकार मिलेंगे तो ये बड़ी तादाद में इनको लाभ मिल जाएगा। और नतीजा क्या होगा कि फिर ये लोग आगे चलकर अंग्रेजों के जाने के बाद तो कहीं ये लोग यहाँ पर केंद्र और राज्यों में तो ये पॉलिटिकल पावर की मास्टर की ना ले लें, तो इसलिए उस समय हिंदुत्ववादी जातिवादी लोगों ने पूरा प्रयास किया पूरे देश के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा शूद्र और अति शूद्र इस जो जांच कमेटी बनी है, जो पहचान हो रही है, तो उसमें शामिल ना हो सके। लेकिन हुआ क्या सन 1928 में जब ये जांच कमेटी शूद्रों और अति शूद्रों की जांच कर रही थी
तो उस समय हिंदुत्ववादी जातिवादी लोगों ने तो जो शूद्र उनके घरों में काम करते थे तो उनको भगा दिया। उनको ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको अति शूद्र बनाना चाहते हैं और उनको वो ज्यादा से ज्यादा उस सूची में शामिल ना हो सके तो उनको नकली ब्राह्मण वैश्य व क्षत्रिय बना दिया ताकि वो उस सूची में शामिल ना हो सके। लेकिन जिन्होंने अपनी जाति को नहीं छिपाया, जो अति शूद्र थे, तो उन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो हिंदुत्ववादी जातिवादी लोगों के बहकावे में आ गए तो वो तो उस सूची में उस समय शामिल नहीं हो सके। लेकिन जो बहकावे में नहीं आए, जो अति शूद्र थे, जिनको आज SC ST OBC के नाम से जाना जाता है, उनकी जांच हो गई और उनकी एक सूची बन गई जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से फिर भारतीय संविधान में जाना जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो 1928 में जो अति शूद्रों की सूची बनी थी, तो जिनको नाम दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति, और जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में सरकारी नौकरियों में व अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा मिल गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मालूम था कि जो शूद्र छूट गए हैं, उनको ये मालूम था ये भी मेरे लोग हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की और आर्टिकल 340 में उन्होंने ये कहा, इस देश के अंदर अति शूद्र SC ST की तरह कुछ और भी ऐसी जातियां हैं जिनकी तादाद काफी ज्यादा है, जो शूद्र सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था की, केंद्र और राज्यों की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इस आर्टिकल 340 के तहत तो कमीशन बैठाए और कमीशन की जो रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर जो शूद्र लोग हैं, जो सूची में से छूट गए थे, जिनको आज अति पिछड़े वर्ग के नाम से जाना जाता है, उनकी जांच होनी चाहिए। फिर राज्यों की, केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको SC ST की तरह जिंदगी के हर पहलू में आरक्षण व अन्य और सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने समाज का ही अंग मानकर, जिनको उस समय शूद्र कहते थे, इनके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की। और फिर जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, अपना देश आजाद हो गया, संविधान बन के लागू हो गया और दलितों को, आदिवासियों को जब आरक्षण व अन्य और सुविधाएं मिली भारतीय संविधान के तहत, तब फिर इन नकली ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की आंखें खुली और फिर इन्होंने पूरे देश में संघर्ष करना शुरू किया कि हमारी भी हालत SC ST की तरह खराब है। फिर आर्टिकल 340 के तहत तो पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, केंद्र की सरकार ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना और जब मंडल कमीशन बना और उसमें बताया गया कि पूरे देश के अंदर इतनी जातियां जो शूद्र थे, इतने बड़ी तादाद में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और केंद्र की सरकार को सौंपी गई तो केंद्र को कहा गया कि आप इसको लागू करें, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसको लागू नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वो उसको लागू नहीं किया। और जब हमारी पार्टी का गठन ही हुआ था 14 अप्रैल 1984 को, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो फिर हमारी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के बोट क्लब पर
कई महीने तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाया धरना प्रदर्शन के माध्यम से। पार्टी के पुराने लोगों को इस बात की जानकारी है, लेकिन केंद्र की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। फिर भी उसके बाद हालात बदले, सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। 1989 में चुनाव हुआ और नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई 1989 में, और केंद्र में जनता दल के नेतृत्व में, श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में तो केंद्र की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के सहयोग से। और आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, और उसके बाद 1989 में जब जनता दल की लहर थी, हमने अकेले चुनाव लड़ा, हमने किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था। तो 1989 में हमारी पार्टी के 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए, और पहली बार लोकसभा में हमारी पार्टी का खाता खुला था। और 1989 में मैं बिजनौर, जो लोकसभा की सीट उस समय रिजर्व थी, वहां से मैं चुनाव जीत कर आई। तो उस समय श्री बीपी सिंह जी ने तो हमसे ये कहा कि कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो गई, सबका मुझे समर्थन है, तो हम ये चाहते हैं कि आपका भी हमको समर्थन मिलना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हम आपको केंद्र में 2 शर्तों के आधार पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पहली शर्त यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। उनके देहांत के बाद हमारे लोग लंबे अरसे से संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने अभी तक भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उस समय भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। और दूसरी शर्त यह है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, केंद्र की सरकार के पास लटकी पड़ी है, पिछली सरकार ने उसे लागू नहीं किया है, उसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि श्री बीपी सिंह ने हमारी इन दोनों शर्तों को मान लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया, और श्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इससे दुखी होकर तो श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया, उनसे समर्थन वापसी ले लिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज वही भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, उसके समर्थन में है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ना हो सके तो इससे दुखी होकर श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। बीजेपी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ पूरे देश भर में जबरदस्त एजिटेशन किया। आप अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के खिलाफ एजिटेशन किया, और श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी क्या कह रही है, हम पिछड़े वर्ग के पक्षधर हैं। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछना चाहती हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, इसको लागू नहीं होने दिया, लागू होने पर श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया, क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़े वर्ग के हितकारी पार्टी हो सकती है? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं।